नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कहा, बच्चों के देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में अब तक 90 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत आने वाले ब्रिटेन के नागरिकों को अब यहां 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को क्वारंटीन में रखने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के जवाब में ऐसा किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 45-45 लाख जबकि घायलों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली कट ऑफ सूची के अंतर्गत स्नातक में प्रवेश आज से शुरू हो रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, श्रीलंका में कोविड की स्थिति सामान्य होने पर भारत और श्रीलंका संपर्क बढ़ाने के उपायों पर काम करेंगे। फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, यह उभरते बाजार के आर्थिक स्थायित्व के लिए खतरा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज कार्यक्रम इस वर्ष 16 अगस्त से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 15वां प्रश्न है, किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेजें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इसे एक बार फिर सुन लीजिए, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता देगी। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार दल के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण बाद में किया जाएगा। देश ने ये डिसाइड किया है कि पहले सारे वयस्कों को टीका लगाया जा सके जिनसे उनको बचाया जा सके और उसके बाद जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण अगले साल की पहली तिमाही में हम लोग आरंभ कर सकेंगे। श्री अरोड़ा ने देश के विभिन्न जिलों में टीकाकरण के ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को जिले से बाहर यात्रा की जरूरत न पड़े।
उन्होंने कहा कि भारत के औषधि नियंत्रक ने अगस्त में वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को आपात स्थिति में जायडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन दिए जाने को मंजूरी दी थी। अभी हाल ही में कैडिला जाइडस की वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोवी डी आई है, जो 12 से 17 साल में सुरक्षित है और प्रभावी है। इस वैक्सीन को अभी फिलहाल केवल किशोर अवस्था के लोगों को, बच्चों को नहीं दिया जाएगा जो स्वस्थ हैं। केवल उन बच्चों को दिया जाएगा जिनमें कुछ सीरियस बीमारी है, हो सकती है, और जिसकी वजह से कोरोना का प्रभाव ऐसे बच्चों में अधिक होता है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 90 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,46,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 20,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,64,458 मरीजों का इलाज चल रहा है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की दर 1% से कम होकर 0.78% रह गई है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.89% हो गई है। कल 26,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,61,21,247 रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 180 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,48,997 हो गई है। देश में अब तक 57 करोड़ 42 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 9,91,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 89 करोड़ 89 लाख कोविड रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध कराए हैं। 5 करोड़ 67 लाख टीके अब भी इनके पास उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में वयस्कों की लगभग 70% आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत राष्ट्र, तेज टीकाकरण के मंत्र पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहा है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी की भागीदारी पर बल दिया। त्रिपुरा सरकार ने दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कोविड रोधी टीके लगाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यदि टीकाकरण इसी गति से जारी रहा तो दिसंबर तक लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। राज्य में पिछले महीने के अंत तक 55% से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके थे। इनकी संख्या 13,87,764 है। मध्य प्रदेश में कोविड से 9 और लोगों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 7,92,556 तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 10,522 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वस्थ होने के बाद 14 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। आज से भारत आने वाले ब्रिटेन के सभी नागरिकों को 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। भारत ने अपने नागरिकों के ब्रिटेन में क्वारंटीन में रखे जाने के फैसले के जवाब में ऐसा किया है। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों टीके ले लिए हैं, उन्हें भी वहां क्वारंटीन में रहना होगा। ब्रिटेन के इस नए नियम से आहत होकर भारत ने ये फैसला किया है। सूत्रों ने बताया है कि ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा शुरू करने से पहले और भारत में एयरपोर्ट पर पहुंचने के 72 घंटों के अंदर आरटी-पीसीआर जांच करानी अनिवार्य होगी। सूत्रों के अनुसार भारत पहुंचने के 8 दिनों के अंदर दूसरी बार आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना भी जरूरी होगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि श्रीलंका में कोविड की स्थिति सामान्य होने पर ही जाफना से चेन्नई के बीच विमान सेवाएं और कराईकल कांकेसंतुरई तथा धनुषकोटी और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाएं शुरू करने जैसी पहल पर काम करना उचित होगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने श्रीलंका की विशिष्ट और तत्काल चिकित्सा जरूरतों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खुला रखा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आंदोलन कर रहे किसानों और स्थानीय प्रशासन के बीच बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में हुए समझौते के अनुसार कल की हिंसक घटना की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाएगी। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 45-45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस बीच कल की हिंसा के सिलसिले में लखीमपुर जिले के टिकुनिका थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम भी शामिल है। रेलवे ने एहतियात के तौर पर लखीमपुर जिले से गुजरने वाली 3 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। लखीमपुर खीरी का दौरा करने वाले कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर और अन्य कई नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के लोगों से शांति बनाए रखने, घर पर रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने लखीमपुर खीरी घटना की जांच कार्यरत न्यायाधीश से कराने की मांग की है। श्री सिब्बल ने कहा कि इस घटना से जुड़े केंद्रीय मंत्री को जांच की अवधि के दौरान पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये घटना उनके काफिले में मौजूद एक वाहन से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली कट ऑफ सूची के अंतर्गत स्नातक में प्रवेश आज से शुरू हो रहा है। प्रवेश प्रक्रिया इस महीने की 6 तारीख तक चलेगी। प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छात्र डैशबोर्ड पर लॉगिन करके विषय और कॉलेज का चयन करके दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और फीस भरेंगे। विश्वविद्यालय ने इस महीने की 1 तारीख को पहली कट ऑफ सूची जारी की थी। विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा है कि छात्रों को आवेदन और फीस जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को प्रधानमंत्री चुन लिया है। वे देश के 100वें प्रधानमंत्री होंगे। संसद के दोनों सदनों में कराए गए मतदान में सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार किशिदा ने विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के युकियो अडानो पर आसानी से जीत हासिल कर ली। श्री किशिदा को निचले सदन में 311 मत मिले, जो बहुमत से 80 अधिक हैं। उच्च सदन में उन्हें 141 मत मिले, जो बहुमत से 20 अधिक थे। श्री किशिदा मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई जाएगी। वे प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूमियो किशिदा को प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे नए प्रधानमंत्री के साथ काम करने के इच्छुक हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि दोनों नेता क्षेत्र में विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाने तथा शांति और खुशहाली को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ये उभरते बाजारों के आर्थिक स्थायित्व के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार सीमित और अपर्याप्त निगरानी तथा सूचनाओं के कारण क्रिप्टो करेंसी उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थायित्व के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। सितंबर में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार का बाजार मूल्य $2 ट्रिलियन को पार कर गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने उन्हें महान देशभक्त बताते हुए कहा कि लंदन में भारतीय राष्ट्रवादी क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके विचार और जीवन संघर्ष लगातार लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने देश को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कल दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। इससे पहले शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया आज वर्चुअल माध्यम से विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। फार्मास्यूटिकल्स विभाग आज से 10 अक्टूबर तक फार्मा की कहानी @75 भविष्य के अवसर विषय पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 10 अक्टूबर को देशभर के 750 भारतीय जन औषधि केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित करवाया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। मांडवी मां जन्म लई जन राष्ट्र प्रेम निभावियो, मांडवी मां जन्म लई जन राष्ट्र प्रेम निभावियो, अरे भानुशाली ना सपूते इनकलाब जगावियो। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात की कच्छ रियासत के मांडवी शहर में हुआ था। मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्यामजी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 1881 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें ओरिएंटलिस्ट की बर्लिन कांग्रेस में देश की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। वहाँ श्यामजी ने न सिर्फ संस्कृत पर पेपर पढ़ा बल्कि देशभक्ति की भावना से भरी संस्कृत कविता भी सुनाई। श्रोताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने उस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। सन 1885 में श्यामजी भारत लौट आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। भारत में रहते समय वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। तिलक से बेहतर संबंधों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 1897 में वो फिर से इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में बस गए। श्यामजी ने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया में स्वशासन प्रोत्साहित करना था। सन 1905 में ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वर्मा ने मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। आलोचना किए जाने के कारण अंग्रेज सरकार श्यामजी के विरुद्ध हो गई, तो वो 1907 में इंग्लैंड से पेरिस चले आए और वहां से आंदोलन जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों ने श्यामजी को प्रत्यर्पित करने के कई प्रयास किए, लेकिन श्यामजी ने फ्रांस में कई शक्तिशाली राजनेताओं का समर्थन जुटाकर उनके प्रयास विफल कर दिए। 1914 में वर्मा जिनेवा चले गए और बाकी जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च 1930 को श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्रता के बाद मातृभूमि ले जाई जाएं।
अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो भारत के इस क्रांतिकारी की अस्थियां साथ लेकर आए। अस्थि मारा हिंद मां पधराव जे आस से, हे अस्थि मारा हिंद मां पधराव जे आस से, गुजरात नाया रास भगतों नो अमर इतिहास से, वो अमर इतिहास से। आज स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम शिवा की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को मदुरै में हुआ था। अंग्रेजी राज के दौरान उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राजद्रोह के आरोप में जेल भेजे जाने वाले वे मद्रास के पहले व्यक्ति थे। शिवा तिलक युग के महानतम राष्ट्रवादियों में से एक रहे। उन्होंने धर्म परिपालना समाज की स्थापना की और अनेक युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने 1908 में 6 साल की जेल की सजा दी। मासिक पत्रिका ज्ञान भानु के माध्यम से शिवा ने जेल से भी स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। 23 जुलाई 1925 को शिवा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। आज ही स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी तिरुप्पुर कुमरन की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1904 को चेन्नईमलई में हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वो भी आजादी के लिए हो रहे प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। इसके साथ ही कुमरन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और शीघ्र ही उन्होंने देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें तमिलनाडु और आसपास के वो नौजवान शामिल होते गए जिनमें आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1932 में बंबई में एक प्रदर्शन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में दंगे भड़क उठे। बापू की गिरफ्तारी के विरुद्ध देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौरान लोग सम्मान और विद्रोह के प्रतीक स्वरूप तिरंगा ध्वज लेकर चलते थे। तब उस झंडे पर पाबंदी लगी हुई थी। और ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन कुमरन डटे रहे। पुलिस ने कुमरन से धक्का मुक्की की, जिसमें वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने झंडा जमीन पर गिरने नहीं दिया। गंभीर चोट के कारण 27 वर्ष का ये युवा स्वाधीनता सेनानी 11 जनवरी 1932 को हमसे बिछुड़ गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये आधारित है संयुक्त राष्ट्र के मंच से अटल बिहारी वाजपेयी के हिंदी में संबोधन पर।
किसी भी देश की भाषा उस देश की संस्कृति की पहचान होती है। भाषा का गौरव उसे राजभाषा घोषित करने से नहीं बल्कि उसे व्यवहार में लाने से बढ़ता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित किया था। उनका ये भाषण अभूतपूर्व था। भाषण केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि ये हिंदी में था, बल्कि इसलिए भी विशेष था क्योंकि इसमें उठाए गए विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। श्री वाजपेयी ने अपने संबोधन में कहा था कि हमारा देश पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। रंग भेद का विरोध करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा था, अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न ये है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंग भेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंग भेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। अपने वक्तव्य के अंत में श्री वाजपेयी ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा था, अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को जो संदेश दिया था, उस पर हर भारतीय को आज भी गर्व है। अब एक नजर आज के मौसम पर। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेजें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, बच्चों के देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में अब तक 90 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत आने वाले ब्रिटेन के नागरिकों को अब यहां 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को क्वारंटीन में रखने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के जवाब में ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 45-45 लाख जबकि घायलों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले कट ऑफ सूची के अंतर्गत स्नातक में प्रवेश आज से शुरू हो रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, श्रीलंका में कोविड की स्थिति सामान्य होने पर भारत और श्रीलंका संपर्क बढ़ाने के उपायों पर काम करेंगे। फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।